हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। आहा, ऐसा लग रहा है अभी बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट चलने वाला है। अरे नहीं नहीं, वापस से पढ़ना शुरू करते हैं हम आगे का जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 जो है लेंदी है, बड़ा है। सो पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे कट जाएंगे रास्ते। हाँ, तो बेसिकली हम पढ़ने वाले थे या हम पढ़ रहे थे ऐसे 580 के बारे में, जो था अबाउट रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में ये था। और हमने देखा कि रिटन रिप्रेजेंटेशन कैसे, कब कब और किससे ऑब्टेन करनी है। नाउ इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि अगर कोई कंपनी को ऑलरेडी ऐसा रूल है कि उनको कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, सपोज किसी कानून में लिखा हुआ है कि फलाना फलाना कंपनी को जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन देना है, यानी कि पब्लिकली रिप्रेजेंट करनी है कुछ चीजें, तो ऑडिटर चाहे तो उन मैटर्स पे वापिस से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन ना करे। समझिए इस बात को। सपोज कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, वो ऑलरेडी बहुत सारे मैटर्स को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे ही रही है, तो ऐसी कंपनी के लिए का वापिस से उसी मैटर पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना जरूरी नहीं है। ऑडिटर चाहे तो ले सकता है, बट जरूरी नहीं है। ओके, पर लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया साहब? मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो आ गया, लेकिन ऑडिटर को उनकी रिलायबिलिटी पे बहुत डाउट है ना। अगर ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट है, मैनेजमेंट पे डाउट है, मैनेजमेंट की ईमानदारी पे डाउट है, या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जो मैनेजमेंट ने कहा और मैंने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, दोनों मैच ही नहीं हो रहे, ऐसे केसेस में आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर और परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, और उसी अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेने पड़ेंगे। और हाँ, अगर कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है, अभी भी मैनेजमेंट कुछ और कह रहा है, आपका एविडेंस कुछ और कह रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडिट ओपिनियन पे इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। डिसाइड पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन। आपको कहीं पॉजिटिव ऑडिट ओपिनियन यानी कि अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन की जगह कहीं नेगेटिव यानी कि क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, एडवर्स ऑडिट ओपिनियन तो नहीं देनी पड़ेगी। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये कह दें कि मैं डिस्क्लेम करता हूं, मैं ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो यू हैव टू डिसाइड इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन। ये तो तब हुआ जब हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल तो गया, बट हमको उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है। लेकिन ऐसा हो अगर कि आपने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही आपको नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? डिस्कस विथ मैनेजमेंट। आपको क्या करना है? डिस्कस विथ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट से बातचीत करनी है कि भैया आप क्यों नहीं दे रहे हो, और आप ये देखो वापस से रीइवैल्यूएट करो, यार ये मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, मैनेजमेंट कहीं बेईमान तो नहीं हो गया, यानी उसकी इंटीग्रिटी को वापस से रीइवैल्यूएट करेंगे और कुछ भी नहीं होता। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी ऑडिट ओपिनियन पे इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। चलिए, 580 भी खत्म हुआ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और अब जो अगला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसका नंबर है SA 501। SA 501 कहता है 3 आइटम के बारे में, 3 आइटम के बारे में बात करता है, सिर्फ 3 चीजें। क्या क्या? एक बोलता है इन्वेंट्री, एक बोलता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन, और एक बात करता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स की। ये 3 आइटम के बारे में ही ऐसे 501 है। बेसिकली इसका नाम ही क्या है? ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक आइटम के लिए, है ना। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम। वो सेलेक्टेड आइटम क्या है? वो सेलेक्टेड आइटम इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली हम इन 3 चीजों के बारे में ही डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर है बात? सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे 501 501 का लिफाफा, ठीक है, जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं?
इन्वेंट्री के बारे में। ये कहता है कि इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है वो अभी अपन बात करते हैं। सेगमेंट इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में एविडेंस ऑब्टेन करो। और लिटिगेशन और क्लेम केस वगैरह आपके यहाँ अगर चल रहे हैं पेंडिंग तो उसकी कंप्लीटनेस के बारे में आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। अब फिलहाल इन 3 पॉइंट को अपन डिटेल में समझते हैं। जो सबसे पहला नाम है दैट इज इन्वेंट्री। स्टॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑडिटर को ये चीज चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी इन्वेंट्री दिखा रखी है मैनेजमेंट ने, वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, वो इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस, उस इन्वेंट्री की कंडीशन सारी सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन करने पड़ेंगे अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। कैसे पता करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, जब जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा स्टॉक का उसमें वो पर्सनली जाए ऑडिटर और वो खुद भी चेक करे कि मैनेजमेंट किस तरीके से फिजिकली काउंट कर रहा है, मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है, मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है फॉर द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री। आप खुद भी देखो इन्वेंट्री रखी हुई है ना, इतना तो दिख ही जाएगा ना वहां खड़े रहोगे तो। इन्वेंट्री रखी हुई है और किस कंडीशन में है। आप ऐसा जैसे मान लो वो स्टैक गिन रहा है, ऐसे अपन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल राइस मिल्स हो गई है ना, यहाँ पे कहीं पे भी जैसे बोरियों में जो स्टॉक रखते हैं वो हो गया, तो वो स्टैक बनाते हैं। स्टैक कैसे बनाते हैं? जैसे वो ऐसे उन्होंने एक कट्टा ऐसे रखा, एक कट्टा ऐसे रखा, एक कट्टा ऐसे रखा, एक कट्टा ऐसे रखा, ऐसे स्टैक्स बन गए। कैश में भी ऐसे ही होता है, कैश के भी अपन बंडल बना के रखते जाते हैं, इसमें बोरियां बना के रखते जाते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि हर स्टैक में 100 बोरी है, हर स्टैक में 100 बोरी है। तो अपन ने क्या करा, एक तरीका तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6, हमने देखा कि यार पूरे गोडाउन में 50 स्टैक पड़े हैं, 50 ऐसे ब्लॉक्स पड़े हैं और हर ब्लॉक में 100 बोरी है। तो हमने ये कंक्लूड करा कि कितनी बोरियां रखी हुई है, 5000 बोरियां रखी हुई है। पर आप इनमें से क्या कर सकते हो, रैंडमली कोई भी एक स्टैक सेलेक्ट करके बोलोगे मैनेजमेंट को कि इसके अंदर जाके 100 बोरियां गिन के दिखाओ। भाई सबकी 100 बोरियां गिनना इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट काउंट कर सकते हो कि उस 50 में से रैंडमली कोई भी 2 या 3 स्टैक चूज कर लिए कि हाँ इसमें गिन के बताओ आप डिटेल में कि 100 है या नहीं है पूरे अंदर। ठीक है, तो टेस्ट काउंट परफॉर्म कर सकते हैं। असेस मैनेजमेंट रिलायबिलिटी। मैनेजमेंट कितना रिलायबल है ये देखना बहुत जरूरी है। कहीं मैनेजमेंट हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, बोरियों के अंदर ऐसे ही कुछ कचरा वचरा भर के रख दिया है ना। ये कब होगा, अगर हम जानते हैं कि यार मैनेजमेंट रिलायबल है तो हम इसको इतना ज्यादा गहराई में नहीं लेंगे कि यार मैनेजमेंट इस हद तक जा सकता है क्या। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे थोड़ा सा भी डाउट है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, डिटेल में चीजें चेक करना स्टार्ट कर दोगे। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है टेली द काउंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों ने देखा कि 5000 बोरियां थी ना, 5000 बोरियां है, तो अब अपने को ये देखना है कि वाकई हमारी बुक्स अकाउंट्स में भी यही लिखा हुआ है क्या, 5000, और उसका वैल्यूएशन क्या लिखा रखा है। ओके, उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो है इन्वेंट्री को लेकर वो क्या है, अगर मान लो 31 मार्च के दिन फिजिकल काउंटिंग नहीं हो रही है ना, अपने को 31 मार्च का स्टॉक चेक करना है, लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो हो रहा है 10 अप्रैल को। तो आप क्या करोगे, 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुए उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको उन ट्रांजेक्शन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ओके, हम बात समझते हैं, जैसे 10 अप्रैल के दिन मेरे यहाँ पर कुछ स्टॉक रखा हुआ है, आपने उसको फिजिकली वेरीफाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में कुछ माल खरीदा भी होगा और कुछ माल बेचा भी होगा। सही बात है, जो माल बेच दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और जो माल इस दौरान ही खरीदा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस करेंगे, क्योंकि वो तो खरीदा है इस ड्यूरेशन में, उस वक्त तो था ही नहीं, तो अभी हटा दो। और जो माल बेच दिया वो पहले था, अभी हमारे यहां से चला गया, तो उसको ऐड कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को ऐड कर दिया हम लोगों ने, परचेज को लेस कर दिया इन 10 दिनों की। तो हमारे पास कहां का स्टॉक आ जाएगा, 31 मार्च के दिन हमारे यहाँ पर कितना स्टॉक रखा हुआ था वो हमें पता लग जाएगा।
अगर आप कभी भी जो आपका 31 मार्च है उसके अलावा किसी डेट पे फिजिकल काउंट कर रहे हैं तो जो बीच का पीरियड है उसके ट्रांजेक्शन्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ऑडिटर खुद फिजिकल वेरिफिकेशन पे नहीं जा पाया तो हो सकता है उसको कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े या अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़े। ठीक है, अगर इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हम लोग क्या कर लेंगे, या तो वहां जाकर इंस्पेक्शन तो कर ही सकते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेंगे। ये कौन सा पॉइंट था, इन्वेंट्री। और दूसरे किस चीज के बारे में हम इस 501 में पढ़ने वाले हैं, जो दूसरी चीज है उसका नाम है लिटिगेशन एंड क्लेम। केस कर दूंगा तेरे ऊपर। लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑडिटर को ये देखना है कि भाई जो मैनेजमेंट है, वहां का लीगल काउंसिल है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, उनसे पूछो भाई अपने यहाँ पर कौन कौन से केस चल रहे हैं, कौन कौन ने अपने ऊपर केस किया हुआ है और किस किस के ऊपर हमने केस किया हुआ है। ओके, उसके अलावा मिनट्स देखो आप मीटिंग के, मीटिंग जब भी होती है ना तो उसकी जो भी समरी है उसमें जो भी डिसाइड होता है उसके मिनट्स बनते हैं। एक जो सेक्रेटरी होता है वो पूरा लिखता है रिकॉर्ड और उसको पूरा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रखता है, मीटिंग में ये है, ये डिस्कस हुआ, इतने लोगों ने हाँ किया, इतने लोगों ने ना किया। वो मीटिंग के मिनट्स देखो, उससे आपको रेलेवेंट डिसीजन पता लग जाएंगे कि उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ। रिव्यू करस्पॉन्डेंस ऑफ एंटिटी विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अच्छा, एक चीज और देखनी है, इन हाउस लीगल काउंसिल से तो बात करनी है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी बात करो, क्योंकि हो सकता है एंटिटी के अंदर जो लीगल बंदा है ना वो एंटिटी के साथ मिला हुआ हो, मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ हो, इसलिए आप बाहर वाले से भी क्या ऑब्टेन कर लेंगे, एक बार कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेंगे। रिव्यू लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। सपोज हर बार लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर खर्चा 10,000 ही आता है, अभी लीगल एक्सपेंसेस के अंदर 1 लाख का खर्चा आ रहा है, यानी हमारे ऊपर लीगल खर्चा बढ़ गया, यानी डेफिनेटली या तो केसेस ज्यादा है, हमने वकील ज्यादा रखे, है ना, हमारे यहाँ पर कानूनी कार्रवाइयां ज्यादा हुई, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर लिटिगेशन और क्लेम्स जो है वो बढ़ गए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑडिटर हैज असेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट देन ऑडिटर शैल कम्युनिकेट और मीट विद एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। क्या कह रहा है ये, अगर ऑडिटर ने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस करी है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी बात करनी पड़ेगी। अब एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के पास ऐसे ही चल जाएंगे क्या, नहीं, मैनेजमेंट को बोलकर, है ना। अगर ऑडिटर को कोई लॉ प्रोहिबिट करता है कि नहीं आप डायरेक्टली जाकर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात नहीं कर सकते, कानून ने मना कर दिया ना बॉस, ऑडिटर को अलाउ नहीं है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करना, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का मैटर है, आप कैसे बाहर वाले से डिस्कस कर सकते हो, ऐसे केसेस में ऑडिटर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। और अगर मैनेजमेंट के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और मैनेजमेंट के लीगल काउंसिल और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में सही बात नहीं आ रही, डिसएग्रीमेंट आ रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ ना। यही तो शक है, यही तो गड़बड़ इंडिकेट हो रही है, आगे बात समझ में। यानी कि अगर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट का ही लीगल काउंसिल, इनकी बात मैच नहीं हो रही, मिनट्स में जो बात लिखी हुई है और लीगल काउंसिल जो बात बोल रहा है वो मैच नहीं हो रही, या आपस में ही दो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस आ रहे हैं, इस केस में तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के पास जाना ही पड़ेगा। और अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और इंटरनल लीगल काउंसिल की बात में भी डिफरेंस आ रहा है तो यहां पर आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा और ऑडिट ओपिनियन पे क्या इफेक्ट आएगा वो असेस करना पड़ेगा। अभी फिलहाल बात करते हैं कि मान लो मैनेजमेंट में और लीगल काउंसिल में जो बात हुई उसमें डिसएग्रीमेंट है, आप क्या करोगे, आप मैनेजमेंट से परमिशन लोगे कि भैया मेरे को एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करनी है। अब मैनेजमेंट ने मान लो परमिशन देने से मना कर दिया, भाई परमिशन दे दी तब तो बात ही नहीं है, देख लेंगे क्या होता है, पर मैनेजमेंट ने परमिशन देने से मना कर दिया कि यार नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे आपको बाहर वाले एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करना, और
ऑडिटर बेचारा कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, सब्सटेंटिव एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी नहीं ऑब्टेन कर पा रहा, क्या करेगा? ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा, वापस ऐसे का नाम आ गया। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705 के हिसाब से अपनी ऑडिट ओपिनियन को क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा। ओके, और अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ही ध्यान से सही रिप्लाई नहीं दे रहा, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी वही करेंगे, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करेंगे। वो उससे भी अगर हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑन ऑल नॉन एक्चुअल पॉसिबल। अभी अपन ने ऐसे 580 पढ़ा था रिटन रिप्रेजेंटेशन, इस बारे में भी आपको मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। किस चीज की, किस बात की? कि आपके यहाँ पर जितने भी क्लेम है, जितने भी पेंडिंग लिटिगेशन है, उन सारी चीज की जानकारी आपने हमको दे दी है। कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आपके ऊपर चल रहा है या आप चला रखा है लेकिन उसकी जानकारी आपने हमको नहीं दे रखी है। क्लियर है बात? तो दो आइटम अपन ने कवर कर लिए, एक इन्वेंट्री कवर कर लिया अपन ने, और एक क्या कवर कर लिया? बोलो ना यार, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ओके, सो अगला आइटम जो है वो है अपना सेगमेंट इंफॉर्मेशन। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। जनरली बहुत जो बड़ी कंपनियां होती है उनका काम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है। ऐसे केसेस में हमें क्या होना पड़ता है? डिवीजन करना पड़ता है, अलोकेशन ऑफ इनकम, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये उस सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस दैट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। आपके यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से ही आपने अलोकेट किया है, बांटा है। ठीक है, मैनेजमेंट ने कौन सा मेथड यूज करा चीजें बांटने के लिए, वो मेथड एज पर एफआरएफ है या नहीं है, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है या नहीं है, उन मेथड को टेस्ट करो, उससे सही रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर एज अप्रोप्रिएट। कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करो ये चेक करने के लिए कि सेगमेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सेगमेंट दे रहे हैं, दैट आर अप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, क्या क्या चीज है? सेल ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट। देखो, सेल, ट्रांसफर एंड चार्जेस। सेल यानी जिस सेगमेंट से रिलेटेड, मान लो ए सेगमेंट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, तो जितनी सेल इससे रिलेटेड है वो इसमें रिकॉर्डेड है, जितनी सेल बी से रिकॉर्डेड है वो बी में रिकॉर्डेड है, और जितनी सेल सी से रिलेटेड है वो सी में रिकॉर्डेड है। अगर कोई माल बी से सी में जाता है तो वो भी रिकॉर्डेड है। वो ये देखो कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है या वो सेल प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा और भी कोई चार्जेस है, खर्चे हैं, तो वो भी सही से रिकॉर्डेड है। कहीं कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है जो आपस में इंटर सेगमेंट हुआ हो पर हम लोगों ने रिकॉर्ड करने से रह गया हो। कंपैरिजन विद बजट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ए से रिलेटेड जो बजट बना था और ए का जो रिजल्ट है उसके बीच में कितना डेविएशन आ रहा है। बहुत ज्यादा डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है हमसे कोई एरर ही हो गई हो, बांटने में कोई मिस्टेक ही हो गई हो। उसके अलावा एसेट्स और कॉस्ट को भी हम लोग सेगमेंट्स में प्रॉपरली बांटेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि पिछले साल जो बांटने का तरीका था ए, बी और सी में, वही तरीका इस बार भी कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो बेसिकली आज हमने एक ऐसे पूरा ही कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है ऐसे 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम, जिसके अंदर हमने 3 आइटम के बारे में पढ़ा। पहला आइटम कौन सा था मित्रों? पहला आइटम कौन सा था? पहला आइटम था इन्वेंट्री, उसके बाद हमने पढ़ा लिटिगेशन एंड क्लेम, और उसके बाद अभी हमने पढ़ा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट एसे 501। अभी अगला कौन सा आ रहा है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 505, जिसका नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो वैसे ही हम अभी बार बार पढ़ चुके,
अब उसका ऐसे भी आ गया, क्या ऐसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 505, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ऑब्टेन करते हैं हम, सही बात है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली अब हम कुछ और पढ़ते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में ही कुछ और पढ़ते हैं, है ना। सो टाइप ऑफ कंफर्मेशन कैसी होती है, एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन, कोविड पॉजिटिव है, नहीं 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 नहीं, इसमें क्या करना होता है बेसिकली, थर्ड पार्टी को हम लोग बोलते हैं कि आपको आपका रिप्लाई देना ही है, आप एग्री करते हो तब भी रिप्लाई करना, आप डिसएग्री करते हो तब भी रिप्लाई करना, दिस इज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर आप हमारी इंफॉर्मेशन से एग्री नहीं करते हो, यानी अगर आप डिसएग्री करते हो तो ही आप रिप्लाई करना, पॉजिटिव रिप्लाई हो तो आपको देने की जरूरत नहीं है। एक होता है नॉन रिस्पॉन्स, इसमें तो कुछ भी नहीं होता, भैया हमने मांगा था उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या उसके पास पहुंचा ही नहीं, खत अनडिलीवर हो गया, ठीक है। एक होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, इंडिकेशन दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड इंफॉर्मेशन कंफर्म। मैंने मांगा कुछ और था, उसने दे कुछ और दिया, मैंने जिस चीज के लिए उससे इंफॉर्मेशन मांगी थी उसने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो चार तरीके से आपको रेस्पॉन्स मिल सकते हैं, एक पॉजिटिव, हाँ मैं एग्री करता हूँ, हाँ मैं एग्री नहीं करता हूँ। नेगेटिव, ये ऐसा रेस्पॉन्स होता है जो आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब वो एग्री नहीं करता है, नो रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मिला ही नहीं, ठीक है ना। और चौथा एक्सेप्शन, जो मांगा था वो नहीं मिला, मांगा कुछ और था मिला कुछ और। चलिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या कहता है हमको, डिटरमाइन इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। पहले तो ये देखो कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए सामने वाले से, ठीक है, उसके बाद किससे मांगोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको डेटर से चाहिए, तो आप ये देखो आप कौन कौन से डेटर से जो है इंफॉर्मेशन मांगने वाले हो, ठीक है। अब जैसे कंपनी है तो कंपनी में आप किसको, कंपनी के नाम पे लेटर जो है भेजोगे। आगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को आप डिजाइन करोगे, एक पूरा डॉक्यूमेंट आप तैयार करोगे, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आए ये फलाना, हम वी आर आस्किंग दैट, आपसे इतना रुपया जो है, आह, क्या उसका प्रेजेंटेशन, उसका डिटेल, उसका अमाउंट, उसको आपको कैसे भेजोगे, भाई पर्सनली दोगे या आप थ्रू लेटर भिजवाओगे या किस तरीके से आप भिजवाओगे। असर्शन टू बी एड्रेस, अपन उससे क्या पूछना चाह रहे हैं, उसके अंदर अपन क्या पूछना चाह रहे हैं वो, और मैनेजमेंट ऑथोराइज करेगा तभी अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे। ऑब्वियसली बात है, कभी भी मैनेजमेंट से पूछे बिना आपको बाहर नहीं जाना है, एक बार आपको मैनेजमेंट को इंडिकेट करना है, उससे परमिशन लेनी है, क्लियर है बात। सो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितना खर्चा आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑडिट एविडेंस लेने का खर्चा ज्यादा हो जाता है, इतना तो फायदा है ही नहीं उससे, तो ऐसे केसेस में हम नहीं जाते, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमको कॉस्ट बेनिफिट भी देखना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेनिफिट हो रहा है कम और उसको लेने का खर्चा हो गया ज्यादा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉपरली वो एड्रेस्ड है, सही सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अब मान लो आप लोगों ने 100 लोगों को भेज दिया वो खत, उसमें से रिप्लाई 80 का आ चुका है विद इन टाइम, तो आप बाकी का भी फॉलो अप रखिए, क्यों नहीं आया, कब तक आ जाएगा, क्यों नहीं दे रहे आप। ये तो तब होगा ना जब मैनेजमेंट ने कह दिया कि हाँ जाके ले लो कंफर्मेशन, समझ में आई बात। ये कब होगा, जब मैनेजमेंट बोल रहा है कि हाँ जाओ ले लो कंफर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड ए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑडिटर देखेगा कि भैया क्यों मना किया, रीजनेबल है क्या नहीं है उनका मना करना, और फिर देखेगा कि उसकी वजह से मेरे रिस्क असेसमेंट पे या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे क्या चेंज आएगा, और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म करेगा। अब ऑडिटर को लगता है कि रिफ्यूजल रीजनेबल है, अगर ऑडिटर को लगता है कि रिफ्यूजल रीजनेबल है तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेगा और उस हिसाब से ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा एज पर ऐसे 705। लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि जो ये मना कर रहा है ना मैनेजमेंट कि नहीं मत लो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये रीजनेबल नहीं है, तो वो दोष चार्ज विद गवर्नेंस से बात करेगा और
उसके बाद वो मॉडिफाई कर देगा अपनी ऑडिट ओपिनियन। अपनी ऑडिट ओपिनियन में क्या चेंजेस है वो देखेगा एज पर ऐसे 705। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑडिटर को रिलायबिलिटी है तो क्या करे, रिलायबिलिटी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऑडिटर को डाउट है ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन तो ही शुड इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑन असेसमेंट ऑफ। देखो कभी भी आपको डाउट आता है ना, कभी भी ऑडिटर को किसी चीज पे डाउट आएगा ना, सबसे पहले वो क्या करेगा, जो भी उसका रिस्क असेसमेंट है ना वो देखेगा उसमें कोई रिवीजन तो नहीं है, मेरी रिस्क जो मैंने असेस करी थी वो बढ़ या घट तो नहीं रही है, ठीक है ना। उसके अलावा रिस्क ऑफ फ्रॉड, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ अदर प्रोसीजर। जैसे रिस्क बढ़ेगी क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपने को परफॉर्म करना है। नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड लेस परवेसिव, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर डिसएग्री करते हो तो ही आप रिप्लाई करना। अब ऐसे में क्या होगा, बाई चांस कोई रिप्लाई करना चाहता था बट वो रिप्लाई नहीं कर पाया, तब भी हम तो ऐसा मान लेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो नेगेटिव कंफर्मेशन जो है वो कम रिलायबल होती है, कम परसेसिव होती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम पॉजिटिव रखें तो ठीक है, आप एग्री करते हो तब भी आप यस करना, और नहीं करते हो तब भी आप रिप्लाई करना, ठीक है। नेगेटिव कंफर्मेशन हमको तभी काम में लेनी है जब बहुत ही कम पॉपुलेशन है, होमोजीनियस पॉपुलेशन है, या मतलब इतना बड़ा मैटर नहीं है। अदरवाइज आप पॉजिटिव कंफर्मेशन वाले पॉइंट पर ही जाइए। ओके, ये हो गया हमारा डाउट क्लियर। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। पहले हम समझते हैं ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहना क्या चाहता है। बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 510, अभी अभी में बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आ गए इस चैप्टर में। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 510 जो है वो बनाया गया है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस में। ये जो 500 वाली पूरी ट्रेल है ना, 500, 501, 510, 580, ये पूरी ट्रेल ही किस पे बेस्ड है बेटा, ये पूरी ट्रेल ऑडिट एविडेंस पे ही बेस्ड है। मतलब इसके अंदर जो भी आते हैं ना, चाहे वो 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो, 501 हो, या अभी 510 हो, ये सब बात तो ऑडिट एविडेंस के बारे में ही कर रहा है, पर अलग 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 आइटम के ऑडिट एविडेंस के बारे में ये बात कर रहा है। तो जैसे 510 है तो वो किसके ऑडिट एविडेंस के बारे में बात कर रहा है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट या ओपनिंग बैलेंस के बारे में। अब इसमें सबसे पहले हम मतलब किसका समझेंगे, इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वो होते हैं जिनका या तो पहली बार ही ऑडिट हो रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम उनका ऑडिट हो रहा है, आज से पहले या पिछले सालों में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ ही नहीं था, या हुआ था तो किसी और ऑडिटर ने किया था, मैं तो पहली बार ही ऑडिट वहां की कर रही हूं। ऐसे दो सर्कमस्टेंसेस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। अब ऑडिटर को करना क्या है, एज पर ऐसे 510 ऑडिटर को करना क्या है, ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि जो एंटिटी के ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं पिछले साल का ऑडिट, और ना ही किसी और ने किया, या किया तो किसी और ने किया, वो छोड़ के चला गया, मेरे को नहीं पता ना। तो उस केस में मुझे ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो सही है या नहीं है, उनमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस में कोई ऐसा मिस स्टेटमेंट तो नहीं है दैट विल मटेरियली इफेक्ट करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा तो नहीं है। एंड जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज पिछले साल काम में ली गई थी, appropriate accounting policy reflected in opening balance is consistently वो ही इसी साल में अप्लाई की गई है। और अगर पिछले साल की पॉलिसीज से इस साल की पॉलिसीज में कोई चेंज आया है तो उसको हमने इस साल अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। If the same is not done or auditor fails to obtain audit evidence, अगर ऐसा नहीं होता तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट ओपिनियन को रिवाइज करना पड़ेगा एज पर ऐसे 705, या तो क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेम, जो भी। क्लियर है बात। देखो हमने क्या पढ़ा, एक बार वापस देखते हैं। हमने ये देखा कि 510 के हिसाब से अपने को ओपनिंग बैलेंस चेक करने, क्यों, क्योंकि या तो पिछली बार ऑडिट किसी और ने करी थी या पिछली बार ऑडिट हुई नहीं थी। तो अब अपने को क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस के भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। ओपनिंग बैलेंस में दो चीजें देखनी है, क्या,
ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से इस साल कोई डाउट हो जाए, इस साल कोई उसमें फ्रॉड के चांसेस आ जाए, या ओपनिंग बैलेंस में जो मैंने पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी वही पॉलिसीज मैंने कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करी है इस साल भी। अगर दोनों में कोई चेंज आया है तो उसको मैं प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको अपनी ऑडिट ओपिनियन रिवाइज करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह पाओगे कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फलान फलान कंपनी आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, आप ऐसा नहीं कह पाओगे अगर अगर ओपनिंग बैलेंस में कुछ लफड़ा झगड़ा निकल जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑडिटर्स प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। ऑडिटर क्या करने वाला है, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करेगा या पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट अगर है तो वो रीड करेगा। ठीक है, फिर वो देखेगा कि पिछले साल के जो बैलेंस लिखे हुए थे वही इस साल के ओपनिंग में लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू करंट पीरियड एंड एडजस्टमेंट हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। अगर पिछले साल का कुछ गलती रह गई थी तो वो इस साल एज ए प्रायर पीरियड आइटम डिस्क्लोज की गई है। अब ये प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है साहब, क्या होता है प्रायर पीरियड आइटम? देखो, अगर सपोज 2019 में मैंने कोई काम किया था या 2021 में मैंने कोई काम किया था, 21 तो ज्यादा हो जाएगा, 20 ले लेते, 2020 में मैंने कोई काम किया था सपोज, तो 2020 में मैंने सपोज यहां पर एक गलती कर दी, एक एरर कर दी। ठीक है, 2020 में मैंने क्या कर दी, एक गलती कर दी, एक एरर कर दी। उस गलती का पता मुझे लगा 2021 में या 2022 में। ठीक है, कभी भी मुझे उस गलती का पता लगा तो जैसे मुझे 2022 में इस साल मुझे पता लगता है कि यार ये कोई गलती हुई है, तो मैं क्या करूंगी, उस गलती को वहां एडजस्ट करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां एडजस्ट किया तो उससे ये वाला साल भी चेंज होगा, फिर ये वाला साल भी चेंज होगा। उसकी बजाय उस एरर को यहाँ या यहाँ जहां भी उसका एडजस्टमेंट होना है, उस एरर को मैं उसी करंट ईयर में दिखा दूंगी, लेकिन उसके आगे क्या लिख दूंगी, प्रायर पीरियड आइटम। पिछले साल कुछ गलती रह गई थी जिसे इस साल सुधारा जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम। तो वो भी देख लेगा ऑडिटर। डिटरमाइन वेदर ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज काम में ली गई है वो सही है और उसको इस साल भी कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है। ठीक है, इवेल्युएट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर रिपोर्ट एंड इफ प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट हैज मॉडिफाई ओपिनियन। अगर सपोज समझो पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ था, पिछले साल जो ऑडिटर था ना उसने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, ओ तेरी, वही कह के चला गया कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस रीजन की वजह से उसने नेगेटिव ऑडिट ओपिनियन का दिया, जिस रीजन की वजह से उसने कहा कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, वही रीजन आज भी है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो हमको भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी ऑडिट ओपिनियन डेफिनेटली। परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के रिगार्ड में भी आपको अलग से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इवेल्युएट कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, वापस से ये पॉइंट आ गया। तो ऑडिट ओपनिंग बैलेंस से लेकर ऑडिटर को ये सारे चीजें जो है करनी रहेगी। ये कौन सा ऐसे बड़ा अपन ने 501, अगला ऐसे कौन सा है अपना 550, ये अपन आज नहीं पढ़ रहे, इस लेक्चर में नहीं पढ़ रहे, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, मेरे बारे में बुरा भला मत को, मैं टाइम टाइम पे तुम्हें ब्रेक दे देती हूँ यार। ओके, सो ये जो हमारा अगला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है ऐसे 550, इसको अभी हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जितना पढ़ाया है ना उसको पढ़ना रीड करना, ऐसे नहीं कि खत्म, जो पढ़ रहे हो ना वो यहाँ जाना चाहिए, और यहाँ नहीं जा रहा ना तो डाउट पूछो ना यार, हम तो बैठे हैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज जितना डेली पढ़ो उतना उतना डेली नोट्स आप कवर करते जाओ, आपको लास्ट में बिल्कुल भी बर्डन महसूस नहीं होगा और ऑडिट बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ओके, सो फॉर नाउ फॉर दिस लेक्चर थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।